नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किरण परियार आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ अध्याय वाक्य विचार का भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य, उसके भेद और उनके उपभेदों को जानेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इन सभी वाक्यों में परस्पर रूपांतरण करना भी सीखेंगे। बच्चों, मैं इस वीडियो में छोटी से छोटी बात को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और साथ ही साथ इसे याद रख पाएँ। आप यह नहीं देखें कि यह वीडियो लंबी है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना ध्यान केंद्रित करके इसमें रुचि बढ़ाते हुए इसे देखते जाएं। इससे आपकी प्रत्येक समस्या का हल भी मिल जाएगा। इसे शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है वाक्य कहलाते हैं। जब आप देखते हैं कि हम विभिन्न शब्दों को मिलाकर उसे व्यवस्थित क्रमबद्ध करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो ये व्याकरण के नियम के अनुसार क्या होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, सेट किए हुए होते हैं ना, व्यवस्थित होते हैं। तो इसी से क्या होता है कि जो हमारे भाव होते हैं, यानी जो हमारे माइंड में विचार उत्पन्न हो रहा है, तो उसको प्रकट करने के लिए हमने एक पंक्ति बनाई। यह पंक्ति जिससे हम अपने भावों को प्रकट कर लेते हैं। तो व्याकरण के नियम के अनुसार क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इसीलिए जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया वो वाक्य में आ जाने की वजह से पद का नाम ले लिया जाता है। तो इन पदों के पारस्परिक मेल से जब इन पदों को मिला लिया जाता है तो उससे जो अर्थ निकलता है वो हमारे भाव को प्रकट कर लेता है। तो वही क्या है, वाक्य कहलाता है। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जो वाक्य में क्या होता है, कर्ता का कार्य करता है। और विधेय क्या होते हैं, जो वाक्य में बचा हुआ हिस्सा, यानी जिसमें कर्म भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है और उसका विस्तार भी हो सकता है। ठीक है। इस रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं कि वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है। यानी वाक्य के भेद जो है वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछले भाग में किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जी हाँ बच्चों, इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य कह सकते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जी हाँ बच्चों, इन्हें भी विभिन्न भेदों में बांटा गया है। आप इस रेखा चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं ताकि आपको इसे आसानी से याद किया जा सके। जैसे हम देखते हैं कि साधारण वाक्य, यानी पहला जो वाक्य है सरल या साधारण वाक्य, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अकर्मकीय वाक्य, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है एक कर्मकीय वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्म आता है। द्विकर्मकीय वाक्य, जिस वाक्य में 2 कर्म आते हैं। और कर्तपूर्वक वाक्य, जिस वाक्य में जो कर्ता होता है वो विशेषण, संज्ञा और इसके आधार पर माना जाता है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयोजक से पता चलता है कि वो 2 वाक्य को जोड़ने के कार्य करता है। दूसरा है विरोध सूचक। विरोध नाम से ही पता है कि वो दोनों वाक्यों में विरोध पैदा करता है। तीसरा है विभाजक। विभाजक यानी 2 वाक्य को बांटने का कार्य करता है। चौथा है विकल्प सूचक, जिसमें दोनों वाक्यों में से या दोनों चीज़ों में से एक का चुनाव करना होता है, यानी आपके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। ठीक है। जैसे या का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, अव्यय हैं, उनको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगी ताकि आपको इनके नाम के अनुसार उन शब्दों की, उन वाक्य की पहचान करना भी आ जाए। इसके बाद आता है परिणाम बोधक। परिणाम बोधक में हम ऐसे शब्द, ऐसे अवयव का प्रयोग करेंगे जैसे इसलिए, अतः। तो वो दोनों वाक्यों के बीच में
किस प्रकार का संबंध जोड़ेगा? परिणाम को उत्पन्न करवाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये जो मिश्र वाक्य है वो उपवाक्य से मिलकर बना है, जिसमें एक होता है प्रधान उपवाक्य और बाकी जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भी 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें है संज्ञा आश्रित वाक्य, और दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे ताकि आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जान रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नाम से आपको पता चल रहा है रचना। रचना का अर्थ होता है बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, बनाने का कार्य करना। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि माता जी खाना बनाती है या कुम्हार जो होता है वो क्या करता है, घड़े का निर्माण करता है ना, घड़े का निर्माण करता है। तो घड़े का निर्माण वो कैसे करता है? गीली मिट्टी से करता है और उस पर हाथ सवार कर क्या करता है, घड़े का निर्माण कर देता है। तो उसी प्रकार से हम जो वाक्य बना रहे हैं हमें उसका निर्माण करना पड़ेगा, यानी उसे बनाना पड़ेगा। रचना का यही अर्थ होता है, बनाना, निर्माण करना। तो इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। जी हाँ बच्चों, पहला देखते हैं सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या अधिक उद्देश्य होता है और विधेय एक ही होता है। जी हाँ बच्चों, हमने वाक्य के अंग में पढ़ा था उद्देश्य होता है कर्ता, यानी कहने का मतलब उस वाक्य में काम को करने वाला एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। वहीं विधेय जो है, विधेय मतलब क्रिया, क्रिया जो है वो कितनी होगी, एक ही होगी। इस बात को आप याद रखिए। यानी सरल वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होगी, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चित्र के अनुसार बताया जा रहा है कि जो राणा प्रताप है उन्होंने क्या किया, अकबर की अधीनता जो थी वो स्वीकार नहीं की, यानी अकबर के साथ अकबर के नीचे रहने का कार्य उनको स्वीकार नहीं था, उनके अधीन रहने का कार्य उनको स्वीकार नहीं था। तो स्वीकार नहीं था या उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो कितनी इस वाक्य में, एक है। और किसने नहीं किया, यानी कर्ता कौन है, राणा प्रताप, ये कितना है, ये भी एक है। इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरे चित्र के माध्यम से देखते हैं। इस चित्र में बताया जा रहा है कि जो राधा है, राधा ने क्या किया, वृक्षारोपण किया। तो वृक्षारोपण का कार्य जो है वो किसने किया है, राधा ने किया है। कर्ता कितनी है, एक है, और क्रिया कितना है, एक है। यानी कि ये भी कैसा वाक्य है, सरल सा वाक्य कहलाएगा। जी हाँ बच्चों, हमें जैसे गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर रूल्स फॉर्मूला होता है, वैसे ही इसे भी याद रखना है। यानी जिस वाक्य में एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, हो सकता है उसमें 2 कर्ता भी होते हैं, जैसे हम दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि सुशीला और संगीता स्वेटर बुन रही है। जी हाँ बच्चों, स्वेटर बुनने का कार्य कौन कर रहा है, क्रिया एक है। जी हाँ, एक है। कितने जने मिलकर इस क्रिया को कर रहे हैं, 2 जने। यानी काम को करने वाले कर्ता कितने हैं, कर्ता इसमें 2 जने हैं। तो यहाँ ये 2 कर्ता वाला वाक्य है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सरल वाक्य ही होगा। इसी प्रकार से हम जब वाक्य देखते हैं तो वो विभिन्न तरह के वाक्य बन जाते हैं। तो सरल वाक्य के प्रकार यहाँ पर समझाए गए हैं। पहला है प्रिया दौड़ती है। इस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो कोई भी प्रकार का कर्म नहीं है, इसीलिए ये वाक्य अकर्मक वाक्य होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं जिसमें बताया उसने भोजन किया। जब हम प्रश्न करते क्या किया, भोजन किया, उत्तर निकलता है भोजन, तो वहाँ पर कर्म आ जाता है। यानी ये वाक्य एक कर्म के वाक्य है क्योंकि इसमें एक कर्म का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो मुकेश है
उसने क्या किया, राकेश को किताब देता है। ठीक है, तो देता है क्रिया है, मुकेश करता है, एक करता एक क्रिया हो गई, लेकिन कर्म कितने हैं इसमें, 2 हैं, एक है राकेश और दूसरा है किताब। तो ये कह सकते हैं कि ये द्विकर्मकीय वाक्य होगा क्योंकि इसमें 2 कर्म आए हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं जिसमें बताया है राजेश इंजीनियर है। राजेश जो है वो इंजीनियर है, उसके गुण, उसकी विशेषता या पद कह लीजिए, तो इस प्रकार से विशेषण या संज्ञाकर्ता का पूरक होता है। ऐसे वाक्य को हम कर्तपूर्वक वाक्य कहते हैं। कुछ विशेष बिंदु के माध्यम से समझते हैं, जैसे कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण है ना, कर्ता है, ये कर्ता राजेश है, उसके साथ उसके विस्तारक विशेषण है ना, विशेषण विशेष बात को बताते हैं ना, तो वैसे ही वो कर्तपूर्वक में आ जाएगा। अब क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि परिश्रमी सोहन, सोहन जो है वो करता है, वो कैसा है, परिश्रमी, बहुत मेहनती है, वो धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने की जो क्रिया है कर्म पुस्तक है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, यानी यही बात देखो इसमें ऊपर बताई गई है, तो ऐसे वाक्य भी कर्तपूर्वक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सरल वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जी हाँ बच्चों, नाम से आपको पता चलता है संयुक्त करना, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य जो है वो स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक, यानी ऐसे जो शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे जो समुच्चय बोधक यानी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, संयोजक जो होता है वो क्या कार्य करता है, वो 2 जनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो 2 जनों को जोड़ने का कार्य जो संयोजक है, यहाँ संयोजक कौन बना, समुच्चय बोधक। यानी इस प्रकार के जो शब्द हैं आपको ध्यान देना है, ये ट्रिक के तौर पे भी समझ सकते हैं, जहाँ पर किंतु और परंतु तथा या इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है, वो कौन से समुच्चय बोधक है, वो संयुक्त यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, ये पहला वाक्य है। दूसरा है मेरी बहन 5वीं में, तो मेरी बहन 5वीं दूसरा वाक्य अधूरा सा है, लेकिन ये पहले वाक्य से जुड़ा है। किस माध्यम से जुड़ा है, संयोजक कौन है, समुच्चय बोधक संयोजक का कार्य कर रहा है, यानी और। ठीक है, ये और जो है वो समुच्चय बोधक है, इसने पहले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ठीक है, ताकि दोनों का अर्थ आपको समझ में आ सके, दूसरा वाक्य पढ़कर आपको ये नहीं लगे कि ये वाक्य अधूरा सा है। ठीक है, तो इसमें क्रिया एक ही है जो कि हमने पहले पढ़ा था, यानी कि सरल वाक्य नहीं है क्योंकि 2 वाक्य जुड़े हैं। ठीक है, संयुक्त में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से जुड़े होंगे। अब इसमें देखते हैं कि 7वीं कक्षा में तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और मेरी बहन जो है वो 5वीं में पढ़ती है। पढ़ने की क्रिया है, दोनों अलग अलग वाक्य में बताइए कि मैं कहाँ 7वीं में पढ़ता हूँ और वो 5वीं में पढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विकल्प सूचक और चौथा है परिणाम बोधक। आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है ताकि आप संयुक्त वाक्य को बनाना सीख जाएंगे, उसकी पहचान करना सीख जाएंगे। नाम से पता है संयोजक यानी इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द जो 2 वाक्य को जोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो जब साधारण वाक्य जो सरल सा वाक्य है वो दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा होता है, उसे संयोजक कहते हैं। यानी एक वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से जुड़ा होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं जिसमें बताया है गीता गई और सीता आई। गीता के जाने की बात हो रही है और सीता के आने की बात हो रही है, तो दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। अब अगले में देखते हैं मेरी बेटी डॉक्टर है।
ठीक है। मेरी बेटी कौन है? डॉक्टर है, और बेटा जो है वो इंजीनियर है। दोनों को मैंने एक वाक्य में जोड़ा है, इसीलिए और जो है संयोजक है, जोड़ने का कार्य करता है। अगला देखते हैं, रेखा शिक्षिका है और उसका बेटा जिलाधीश है। दोनों बात बताइए शिक्षिका और जिलाधीश की, और रेखा है और उसका बेटा है, ठीक है। यहाँ कर्ता अलग है, तो इसमें भी दोनों वाक्य को जोड़ने का कार्य संयोजक कर रहा है, यानी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कर रहा है, ठीक है। दूसरा आता है विरोध सूचक। विरोध यानी दोनों नाम से पता है दोनों में क्या होगा, विरोध पैदा होगा, ठीक है। या फिर विभाजक, एक वाक्य अलग हो जाएगा, दूसरा वाक्य अलग हो जाएगा, यानी उसमें जो भाव पैदा होगा, जब आप उस वाक्य को पढ़ोगे जो भाव पैदा होगा वो दोनों में अलग करने का बात करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि साधारण या मिश्र वाक्यों को परस्पर भेद कर देता है, विरोध का संबंध रखता है, वो विभाजक या विरोध सूचक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि वह मेहनत तो बहुत करता है। आप देखो पर यहाँ पर समुच्चय बोधक है जो दोनों को अलग करता है, पर क्या होता है, मेहनत करने के बावजूद भी उसे फल नहीं मिलता है ना। तो पर ने क्या किया, दोनों में भेद पैदा कर दिया। ओके, अगला है मैंने उसे बहुत समझाया, ठीक है। एक वाक्य, वह समझना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, दोनों को जोड़ने का कार्य विरोध सूचक या विभाजक कह दीजिए, परंतु शब्द ने किया, तो इससे जो भाव प्रकट हुआ वो कैसा हुआ है, विभाजक, दोनों को अलग करने का भाव प्रकट करता है, इसीलिए ये विभाजक कहलाएगा। तो ऐसे शब्द जो है, ऐसे अव्यय जो है, उससे भी हमें पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा प्रकार है विकल्प सूचक। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है, ठीक है, किसी एक को स्वीकार करना होता है, तब विकल्प सूचक शब्द सामने आते हैं, यानी दोनों में से एक का चुनाव करना। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा, एक काम करूंगा, या तो मैं अखाड़े में उसे पछाड़ दूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो दोनों में से मुझे एक काम का चुनाव करना पड़ेगा, एक को स्वीकार करना होगा। यहाँ पर जो समुच्चय बोधक लगा है वो है या। तो ये क्या करता है, ये विकल्प के भाव को प्रकट करता है, इसीलिए विकल्प सूचक होगा, है ना। तो उदाहरण दूसरा देखते हैं, तुम नहीं जा सके तो बेटी को भेज देते। तो यहाँ पर तो जो शब्द है दोनों में से एक की बात कर रहा है, या तो अगर तुम जाना था और नहीं जा सके तो बेटी को तो भेज देते। तो दोनों में से एक ऑप्शन की बात है, एक विकल्प की बात है ना। तो भाव को समझिए, जिससे आपको सही समुच्चय बोधक का चुनाव करना भी आ जाएगा। हम तीसरा जो है वो भेद देखते हैं, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक नहीं लगा है, यानी वो यहाँ पर है पर अभी यहाँ से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा, जिसे हम कहेंगे उसका लोप हो गया है। जी हाँ बच्चों, जब कोई शब्द या चिन्ह दिखाई नहीं देता है, या कह दे कि विभक्ति चिन्ह जब हमने कारक में पढ़े थे, तो उनका लोप हो जाने का अर्थ होता है गायब हो जाते हैं। होते तो हैं, उसके भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। जैसे इसमें देखते हैं कि तुम बोलते जाओ, मैं लिखता रहूँगा। ये दो वाक्य है, यहाँ पर हमने कॉमा का प्रयोग किया है। तो ये जो दोनों वाक्य है इसमें भाव छुपा हुआ है। तुम बोलते जाओ, मैं लिखता रहूँगा। तो यहाँ विकल्प दोनों में से एक की बात है, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर शब्द जो है समुच्चय बोधक वो दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर हम कॉमा लगा सकते हैं। ऐसा हम बहुत कम मौका होता है जब इस प्रकार के शब्द को हम बनाते हैं, है ना, अक्सर ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता। चौथा भेद है परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है,
यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम का कार्य करेगा, जिसमें उसका रिजल्ट आएगा। यानी परिणाम के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि जो आपने काम किया है वो किस कारण से हुआ है। यानी आपको पता चलेगा कि कार्य कारण का संबंध। यानी जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि जो कार्य हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहा है, जिससे उसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ। यानी परिणाम बोधक में हमें उसके परिणाम को जानने का भाव प्रकट होगा। उदाहरण देखते हैं, आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। यानी ये जो काम मैंने किया है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा, इसके पीछे कारण क्या रहा है? क्या कारण रहा है कि मुझे बहुत काम है, ये कारण रहा है। तो वही बात मैंने आपको समझाई कि कार्य और कारण के भाव में क्या होता है, संबंध जुड़ा होता है। इसीलिए शब्द जो है वो परिणाम के भाव को प्रकट करता है। ठीक है, तो परिणाम समझ गए आप। अतः इसलिए इस प्रकार के समुच्चय बोधक का प्रयोग हम इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, इसमें बताया है सीता को अवश्य आना था। ठीक है, सीता को अवश्य आना था इसलिए मैं प्रतीक्षा करती रही। प्रतीक्षा करने के पीछे मेरा कारण क्या था कि सीता जो है वो अवश्य आने वाली थी। ठीक है, अब आता है साल भर का खाता बंद करना है। ये काम मुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके साथ मुझे विवरण शीघ्र भेजना पड़ेगा। जी हाँ, अब जो विवरण है, जो डिटेलिंग है, वो पूरा विवरण मैं शीघ्र भेजने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर किस लिए भेजना है? क्योंकि मुझे अब खाता बंद करना है। ठीक है, तो एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस तरह के भाव को प्रकट करने के लिए परिणाम बोधक, समुच्चय बोधक जान पाएंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है, दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जानने वाले जाएंगे। यहाँ पर भी हमने कॉमा का प्रयोग किया है। ये कॉमा किसकी जगह पर आया है? और, यानी कि और इसके अंदर आ सकता था लेकिन वो हमने लगाया नहीं है, यानी उसका लोप हो गया है। आप समझ गए लोप होना क्या होता है? वो यहाँ पर आ सकता है, इसके अंदर छुपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उसके स्थान पर हमने कॉमा लगाया है। दूसरा वाक्य है, क्या सोचा था और क्या हो गया। और भी लगा सकते हैं। अगर हमारा भाव ये है कि क्या सोचा था पर क्या हो गया, विपरीत में आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम पर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये वाक्य जो अभी पिछली बार में हमने पढ़े थे, कौन से संबंध को जोड़ने वाले, विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लोप को समझाने के लिए एक बार फिर से उदाहरण दिए हैं। अब तक हमने पढ़ा सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इसका तीसरा भेद जो है वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, यानी एक नहीं एक से अधिक वाक्य आपस में मिले हों, वहाँ पर हम क्या करेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य का प्रयोग करेंगे। उस वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब मेन रोल अपनाता है, प्रधान प्रमुख होता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है ये बात समझनी, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको बाद में समझ नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। क्या बताया इसमें? मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक या अधिक वाक्य साथ में जुड़े होते, एक से अधिक। ठीक है, उसमें एक होता है प्रधान, यानी प्रमुख वाक्य होता है, मेन रोल अपनाता है। बाकी के जो वाक्य उसके साथ जुड़े हैं वो उनके साथ प्रमुख नहीं होते हैं, सहयोगी होते हैं, कह दो या कह दो आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित मतलब वो उस वाक्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब तक वो प्रमुख वाक्य नहीं समझ आएगा तो आश्रित वाक्य को आप समझ नहीं पाओगे। तो वो आपको जब पढ़ोगे आश्रित वाक्य तो वो अधूरे से लगेंगे। इसके लिए प्रधान वाक्य के ऊपर वो क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, डिपेंड रहते हैं, तभी तो वो उसकी शरण में है, तभी तो वो उसके आश्रित हैं, है ना। तो इस उदाहरण के द्वारा देखते कि जैसे राजा है ना, राजा के बहुत सारे नौकर होते हैं, तो वो नौकर को क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं,
है ना। तो वही बात जो सेवकगण हैं या जो भी लोग रहते हैं, जनता रहती है, तो वो राजा के आश्रित होते हैं। वो स्वयं कार्य करते तो हैं लेकिन राजा के मुताबिक वो उनके आदेशों की पालना करते हैं। उनका खाना पीना जो भी है, जीवन दिनचर्या, तो वो राजा के अनुसार ही, राजा के कहने पर ही निर्भर करता है। तो वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो जैसे इस वाक्य में बताया है कि चित्र के अनुसार देखते हैं, हमारे प्रधानाचार्य ने कहा, क्या कहा था कि कल विद्यालय बंद होगा। कल विद्यालय बंद होगा, ये बात है, एक वाक्य है। अब ये बात किसने कही, कैसे कही, कि कौन कह रहा है, तो हमारे प्रधानाचार्य ने कहा। अब यहाँ पर जो कि है, ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये कैसा है, समुच्चय बोधक है। ठीक है, समुच्चय बोधक वाक्य के अंदर दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। ये बात तो आप सीख ही गए हैं। यानी मिश्रित वाक्य में हम पहली पहचान करते हैं कि शब्द का प्रयोग होगा, भूलना नहीं है। जहाँ पर की लगता है वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और वे दोनों समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इस चित्र में देखते हैं, इसमें बताया कि जो मैकेनिक है, यानी करता है, जो मैकेनिक है बिजली ठीक कर रहा है। क्या कर रहा है, बिजली ठीक कर रहा है। अब ये बात तो हमें समझ आ गई, मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है। अब उसके आगे क्या कहने का अर्थ है, क्यों कहा मैंने ये वाक्य, हाँ कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन अब आगे बात बताइए कि उसे करंट लग गया। अब यहाँ पर ये प्रधान वाक्य हो गया। कैसे हो गया ये प्रधान वाक्य, जब हमने क्या किया कि जो शब्द का प्रयोग किया। जो शब्द यहाँ पर कौन है, समुच्चय बोधक। कौन है, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसने क्या किया कि दो वाक्य को जोड़ने में मदद की। जैसे पहला है आश्रित, जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है। अब ये वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। निर्भर किस पर है, जो प्रधान है, जो प्रमुख है। ठीक है, प्रधान कैसे हुआ, उससे करंट लग गया। किसे करंट लग गया, जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था। तो इसका संबंध जो है वो इसके साथ हो गया, है ना। तो दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रधान वाक्य जो है वो स्वतंत्र होता है और आश्रित वाक्य जो होता है वो प्रधान पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम केवल आश्रित वाक्य की बात करेंगे तो हमारा अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। उसे समझने के लिए हमें प्रधान वाक्य को जानना जरूरी होगा। ऐसे वाक्य में हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जी हाँ बच्चों, जो, जिसे, जैसे, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ये है इसकी पहचान, हम जान सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मिश्र वाक्य। इसे जानने से पहले हमें एक बार और देख लेते हैं कि ये उपवाक्यों के मेल से बनता है। ठीक है, इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, तो ये दो उपवाक्य हैं, पहला है प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान इसमें एक ही होता है, आश्रित इसमें दो या अधिक भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया प्रधान एक ही होगा, आश्रित इसमें दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो पहचान के लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे उपवाक्य हो सकते हैं आश्रित में। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण और तीसरा है क्रिया विशेषण। जी हाँ बच्चों, जिसमें संज्ञा उपवाक्य ध्यान में दिया जाएगा वो आश्रित है ना, तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जिसमें विशेषण की बात होगी तो विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण की बात होगी वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जी हाँ बच्चों, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा प्रभाव इस पे डालना नहीं है, बट आपको सिर्फ समझने के तौर पर मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया है
तो किसी भी प्रकार का शब्द या वाक्य आपके सामने आएगा, बस आप उसको अच्छे से पहचान पाओगे। तो हमारा यहाँ पर समझाने का अर्थ है कि आप मिश्र वाक्य को कैसे जान पाओगे। इसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल बता रही हूँ, आपको ज़्यादा दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखते हैं कि ऐसे उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कोई न कोई तरह का कार्य करते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे उपवाक्य प्राय की से आरंभ होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है कि क्या जानते हो कि तुम नहीं पढ़ोगे। दो वाक्य है, एक प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है। इसमें कौन सा समुच्चय बोधक लगा है? की लगा है। जी हाँ बच्चों, संज्ञा उपवाक्य की पहचान है जिसमें की लगेगा। ठीक है, अब उदाहरण एक और देखते हैं। इसमें बताया है, दादाजी सदा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उसको बताने से पहले हमने की लगाया है। ठीक है, तो ये भी संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा कौन है? दादाजी। ठीक है, अब यहाँ बता रहे क्या कहते हैं, विजय महान व्यक्ति बनेगा। इस बात को कह रहे हैं ना, तो ये कथन जो है ये हमारे दूसरे वाले वाक्य के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने का काम की ने किया है। एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें बताया है, वह चाहता है कि क्या मैं यहाँ कभी न आऊँ। इस बात को वह चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संज्ञा का काम किया है। तो मैं कभी न आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। इसी का दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। देखिए, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वही विशेषण है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जो किताब मेज पर रखी है, किसकी बात कर रहे हैं? वह किताब है, वह संज्ञा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। वह मुझे इनाम में मिली है, उस किताब की बात कर रहे हैं, वो मुझे इनाम में मिली है। यहाँ जो किताब मेज पर रखी है वो विशेषण का काम करता है ना। जो चीज़ मुझे इनाम में मिली वो कौन है? वह किताब जो मेज पर रखी है। कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। इसीलिए ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखते हैं दूसरा उदाहरण। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने समुच्चय बोधक हो गया। यहाँ पर पहले में कौन हुआ? जो हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको पहचान के तौर पर याद भी करवा रही हूँ। विशेषण में जो, जिसे, जिसने, जिसके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, आप याद रखिएगा इसे। इस वाक्य को देखते हैं। इसमें क्या कहा? यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो ये जो काम किया है उस लड़के ने किया है, तो उसकी पहचान है, यानी विशेष बात बता रहे हैं कि उसने कल चोरी की थी। जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो काम क्या है? परिश्रम करने के बाद उसे सफलता मिलेगी, विशेष बात। ठीक है, तो जो, उसे, देखो जो भी लगा है उससे भी लगा है, यानी ये ऐसे युग्म शब्द है। युग्म यानी दोनों शब्द जोड़ी के रूप में साथ साथ रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है ना। योजक यानी डैश, तो ये चिन्ह क्या है? योजक कहलाता है। ओके, अब देखते हैं, मैं जिसके लिए झूठ बोला था, मैंने जिसके लिए झूठ बोला था वह क्या हो गया? दिखाई भी नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय बोधक का क्या हो गया है? लोप हो गया है। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया लेकिन है जरूर। तो कभी कभी ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है, हमेशा नहीं होता। अंतिम देखते हैं, तुम वहीं चले जाओ जहाँ से आए थे। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर भी क्या करता है? समुच्चय बोधक का कार्य करता है। ठीक है, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जिसमें आश्रित उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यदि क्या होता, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। अब यदि और तो ऐसे आपस में जोड़ीदार शब्द हैं, यानी युग्म शब्द हैं जो साथ साथ चलते हैं। एक वाक्य के प्रारंभ में चलता है तो दूसरा दूसरे वाक्य के प्रारंभ में चलता है। इसका उपयोग करना मैं आपको बता रही हूँ। एक वाक्य की शुरुआत में चलेगा, दूसरा दूसरे वाक्य के शुरुआत में चलेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक के साथ साथ रहते हैं, जोड़ी के रूप में रहते हैं, इसीलिए इसे युग्म शब्द कहते हैं ना। तब अब इसमें बताया है जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। दो वाक्य हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, जब तब से जुड़े हैं। अगला है जब वह मेरे पास आया तब मैं कहीं गया था। तो ये दोनों वाक्य जब तब से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने इन अवयवों का प्रयोग किया है। तो ये क्रिया विशेषण के रूप में उपवाक्य है। यानी जब वो मेरे पास आया था तब मैं कहीं गया था, तो दोनों मिले नहीं है। क्रिया की विशेषता बता रहे कि उसके आने का काम हुआ, मेरे जाने का काम हुआ। तो यहाँ पर जब वह मेरे पास आया, यह जो है वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब हमने देखा कि कैसे हम मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हमने सीखा कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है। अब पहचानते कैसे हैं, यानी कुछ ऐसे शब्दों की हम पहचान करेंगे जिस वाक्य में यदि, जो, कि, क्योंकि, जैसे, जिसे, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। यानी आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ में, शुरुआत में ऐसे शब्द आएंगे। ये आपको याद रखना है, जिससे आप तुरंत आश्रित उपवाक्य की पहचान कर सकेंगे। दूसरा इसमें पहला बताया है रूप में क्या कि जो प्रधान या मुख्य वाक्य होता है उसकी क्रिया प्रमुख होती है। जी हाँ, ये मैंने दूसरे पॉइंट पे समझा रही हूँ आपको कि क्या कि जो प्रधान उपवाक्य है वो क्रिया उसकी जो है वो मुख्य होती है। आप ये देखिएगा कि जो वाक्य आपके सामने है ना, जो दो वाक्य आपके सामने हैं उसमें प्रधान कौन सा है। जब आप उसको पढ़ोगे तो जो प्रमुख क्रिया का कार्य करेगा, जो मेन वर्ब है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया है, वही आपका प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वो मुख्य होगी और बाकी की जो बात होगी वो आश्रित होगी। और आश्रित उपवाक्य हमेशा शुरुआत में ऐसे शब्दों से बनेगा। ठीक है, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये पॉइंट आपने समझ लिया तो आप तुरंत आश्रित और प्रधान उपवाक्य की पहचान कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को समझने के लिए हमने उपवाक्य को जाना है, जिसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान भी करना सीख गए हैं। अब हम जानेंगे वाक्य रूपांतरण। जी हाँ बच्चों, वाक्य रूपांतरण यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है।